हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट 2026 में ईबीएस यानी कि पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिया है। सेट की खास बात ये है कि इसमें 2019 से 2024 तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनकी संख्या होगी 30। इसमें आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए थे 2019 के। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन कहलाता है। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखते हैं। कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, यह स्व आकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्व आकलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर बी है सीसीई। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सीखने के लिए समान आकलन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? सीखने का आकलन। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी सही आंसर बताएं इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के समान आकलन। क्या है? इसका सही आकलन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्व आकलन। सीखने के समान आकलन से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो स्व आकलन क्या होता है? स्व आकलन वह होता है जिसमें शिक्षक द्वारा बच्चे को स्वयं के आकलन हेतु समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक के द्वारा बच्चे को स्वयं यानी कि खुद से आकलन के अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसीलिए इसको स्व आकलन कहते हैं। और इसका अर्थ होता है सीखने के समान आकलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अधिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी है लिखित प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अवलोकन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? जांच सूची। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जांच सूची। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन। क्या होगा? अवलोकन। ठीक है, रेटिंग स्केल में जो तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसको अवलोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस तकनीक को अवलोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो क्या पूछा गया है इसमें कि उद्देश्य नहीं है। इस क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आप क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें आपसे यही गलती होती है कि क्वेश्चन में पूछा कुछ गया है, आप उसका मतलब कुछ निकाल लेते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तीसरा ऑप्शन है परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और चौथा ऑप्शन क्या है? बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए सभी लोग, इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि पुस्तकों के प्रति उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? हम और ऑप्शन को देख लेते हैं, इसको एक बार हम फिर से ठीक कर देते हैं। ठीक है, इसके और ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये उद्देश्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, पाठ्य पुस्तकों को प्रोत्साहित करने की बात कही है, लेकिन जो NEP 2020 है उसके तहत कहा गया है कि बच्चों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का विकास करना, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि NCF में कहा गया है, NCF में कहा गया है, NCF 2005 में कहा गया है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, और उसमें क्या जोड़ दिया गया है? शिक्षा को बाल केंद्रित किया गया है, जिससे बच्चा खुद से स्वयं से अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। यह ऑप्शन सही है, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यानी कि बच्चों को अपने एटमॉस्फेयर के प्रति क्या करना? जागरूक करना। थर्ड क्या है? थर्ड है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, यानी कि बच्चों को खुद करके सीखने पर क्या करना? बल देना, ना कि पाठ्य पुस्तकों के थ्रू बच्चे से कहना कि इससे आप सीखिए। तो ऐसा नहीं है। NCF और NEP में यही कहा गया, क्योंकि NCF 2005 और NEP 2020 में कहा गया है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर बल दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर A क्या है? ऑप्शन नंबर A है अवलोकन और अभिलेखन। ऑप्शन नंबर B क्या है? ऑप्शन नंबर B है अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर C क्या है? विश्लेषण। और ऑप्शन नंबर D क्या है? प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर D क्या है? प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर आप सब लोग बताइए, इसका क्या सही आंसर होगा? इसमें कूट के थ्रू बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन ये ठीक होंगे। ठीक है, इसमें कूट के थ्रू आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो इसका फोर्थ का आंसर सभी बताइए। फोर्थ का ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा A नंबर भी ठीक होगा कि अवलोकन और अभिलेखन के द्वारा, अभिव्यक्ति के द्वारा और विश्लेषण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हमारे तीनों सही हो जाएंगे। कूट में देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है। तो कूट में ये ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया गया है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर C को जोड़ देते हैं। हम इसको ठीक कर लेते हैं और यहाँ पर हम C को जोड़ देते हैं। ठीक है, किसको? ऑप्शन नंबर C को जोड़ देते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि A, B और C क्या होगा? ऑप्शन A क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, B और C इसमें तीनों सही होंगे। प्रयोग करना इसमें नहीं आया, क्योंकि चित्रों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए इसमें कहा गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो झूम खेती क्या होती है, इसके विषय में हमको विचार करना है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देना। क्या है, एक फसल प्राप्त करने के पश्चात जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देना। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल में उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। तो झूम खेती में क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख खाद का उपयोग करती है। ठीक है का। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, जब इस जमीन पर खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसको गहरा जोता जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। झूम खेती से आप क्या समझते हैं, झूम खेती से आप क्या समझते हैं। तो इसको पहले हम जान लेते हैं कि झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती क्या होती है, इसको आदिम खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आदिम प्रकार की खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिम प्रकार की खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिम प्रकार की खेती कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वृक्षों और वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों को क्या किया जाता है, इसमें पेड़ पौधों को पेड़ पौधों को काट कर क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। काट कर जला दिया जाता है। क्या किया जाता है, काट कर जला दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है, और कुछ समय यानी कि कुछ वर्षों के लिए जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जमीन को छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें उर्वरकता बढ़ती है। क्या होता है, जिससे इसमें उर्वरकता यानी कि जो खेती होने की उर्वरक क्षमता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसी को झूम खेती कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसमें ओनली इसमें, क्योंकि इसमें ओनली ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है कि यह फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। खरपतवार नहीं, फसल को काटने के पश्चात खेत में क्या होता है, जो घास होती है उसको जला दिया जाता है और बाद में कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी तथा चूने से बनाए गए हैं। यह घर 2 मंजिल होते हैं। यह घर कैसे होते हैं, 2 मंजिल होते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और जरूरी सामान को भी इकट्ठा करके रखा जाता है। वह स्वयं पहली मंजिल पर क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो पहली मंजिल पर रहते हैं, जबकि उसकी नीचे की मंजिल पर जानवरों को और उसमें जरूरी सामान को इकट्ठा करके रखा जाता है। सभी घरों की छतें कैसी होती हैं, समतल यानी कि प्लेन होती है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी क्या है, हिमाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन मैंने आपको
कल भी पढ़ाया था। यह क्वेश्चन मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ाया है। आप अगर आपने मेरा कल का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया है, तो आप वहाँ पर जाके देखें। उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि वह मकान जो घर पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से और चूने से बनाए जाते हैं और ये घर 2 मंजिल होते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को और जरूरी सामान को रखा जाता है, जबकि इसकी पहली मंजिल पर लोग स्वयं रहते हैं। इसकी घरें जो होती हैं वो समतल यानी कि प्लेन होती हैं और उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। मोटे तनों से ये बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मकान कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इनके घर जो होते हैं वो पत्थर, लकड़ी और मिट्टी और चूने से मिलकर बनते हैं। ये घर 2 मंजिल होते हैं। नीचे वाली मंजिल पर जानवर रहते हैं, जरूरी सामान रहता है और ऊपर की मंजिल पर यानी कि मंजिल नंबर 1 पर लोग स्वयं रहते हैं और इसकी छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं और तने मोटे होते हैं। तो ये घर जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की खोज की चीजें बनाते आ रहे हैं। आदिवासी हजारों सालों पहले से ही कांसे की चीजें बनाते आ रहे हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कांसे का निर्माण कौन कौन सी धातुओं से किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? पहला ऑप्शन है यह कॉपर यानी कि तांबा और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है, या फिर एल्यूमिनियम या तांबा यानी कि कॉपर से बनाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है पीतल तथा तांबे से का मिश्रण होता है, और चौथा ऑप्शन है तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम का मिश्रण से कांसे को बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप सभी लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना है, ना कि इसमें डीपली जानना है। ठीक है, इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और एग्ज़ाम में आप कोई गलती ना करें, इसके लिए ये प्रैक्टिस सेटों को इसीलिए हमने इन प्रैक्टिस सेटों को चलाया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसे का निर्माण तांबा और टिन से मिलकर बनता है। किससे बनता है? तांबा और टिन से। तो तांबा का फॉर्मूला क्या होता है? Cu, कॉपर कहते हैं इसको। ठीक है, और टिन को क्या कहते हैं? टिन को कहते हैं Sn, स्टेनस। क्या कहते हैं? टिन को कहते हैं स्टेनस यानी कि Sn। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? यह क्वेश्चन भी हमने कल पढ़ा था कि टेपियोका कहाँ का है। वह करी जो नारियल डली हुई होती है और जिसमें हम उबला टेपियोका का प्रयोग करते हैं। किसका? उबला टेपियोका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी क्या है? पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका किस राज्य का एक प्रिय भोजन है? किस राज्य का एक प्रिय भोजन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में नारियल डली हुई करी के साथ क्या खाया जाता है? उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि टेपियोका को और किस नाम से जानते हैं? तो टेपियोका को
कप्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कप्पा के नाम से जाना जाता है, इसे कप्पा भी कहते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वे रंग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है काला और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है काला सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी है हरा पीला। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बैगनी और नीला। और ऑप्शन नंबर डी है नारंगी और लाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को दो कलर में देखते हैं। वे कलर कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वे कलर हैं काला और सफ़ेद। क्या होते हैं? वे कलर होते हैं काला और सफ़ेद। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें दो रंग दिखाई देते हैं, एक काला और सफ़ेद। और इसका उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण है उल्लू। इसका अच्छा उदाहरण क्या है? उल्लू। उल्लू क्या करता है? रात में जागता है और उसे काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है, जबकि जो और जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, इन सबको सभी रंग दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं? दिन में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही विकल्प है? इसमें हमें कूट के थ्रू बताना है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्या है? केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? केचुआ जमीन में छेद करते हैं जिससे जमीन पोली यानी कि भुरभुरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। किसानों को केचुओं को किसको? केचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या था कि केचुआ मृत पत्तियों को खाते हैं और अपने मल को क्या करते हैं? जमीन पर डालते हैं, जिससे जमीन क्या होती है? उपजाऊ होती है। क्या होती है? जमीन उपजाऊ बनती है। तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड, केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली और कैसी हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा सी भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 केचुआ द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो यह ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नीचे कूट में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कूट में हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो ये कौन से कूट में है? तो हमारा ऑप्शन जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए सी और डी क्या होगा? ए सी और डी क्या होगा? ए सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश का जो मानचित्र है उसमें झारखंड कहाँ पर स्थित है? तो हमें यहाँ पर यही बताना है इसमें कि झारखंड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? उड़ीसा के उत्तर में। तो इसका आंसर देने से पहले हम एक बार मैप को देख लेते हैं कि झारखंड किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैप।
ये हमारा क्या हो गया, भारत का मैप है, जिसमें हमने पूरा मैप ना लेकर झारखंड की स्थिति को देखा है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा हो जाता है झारखंड। यहाँ पर ये हमारा झारखंड है, इसके पश्चिम में, ठीक है, मध्य प्रदेश के, किसके, मध्य प्रदेश के पूरब में क्या है, झारखंड है। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के पश्चिम में है, क्या है, वेस्ट बंगाल के पश्चिम में है, और बिहार के दक्षिण में है, और क्या है, बिहार के दक्षिण में है, और उड़ीसा के क्या है, उड़ीसा के उत्तर में है, क्या है, उड़ीसा के उत्तर में है। तो इसको हम समझते हैं एक बार, इसको समझते हैं। ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस में है, पूरब में झारखंड स्थित है। किस में है, मध्य प्रदेश के पूरब में झारखंड स्थित है। इसी प्रकार से उड़ीसा के उत्तर में, किस में, उड़ीसा के उत्तर में क्या है, झारखंड स्थित है। बिहार के दक्षिण में, किस में, बिहार के दक्षिण में। अगर आपने दिशाएं नहीं देखी होंगी तो इसके यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे होता है पश्चिम, और ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। नीचे क्या होता है, नीचे होता है दक्षिण। नीचे क्या होता है, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये हमारा झारखंड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा हो गया झारखंड, जिसमें इसके मध्य प्रदेश के पूरब में, क्या, मध्य प्रदेश के पूरब में है झारखंड। मध्य प्रदेश के पूरब में क्या है, झारखंड है। वेस्ट बंगाल के, किसके, वेस्ट बंगाल के पश्चिम में है झारखंड, इधर बिहार के दक्षिण में, और उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। क्या है, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। तो इसका हमें सही आंसर देखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको इसके माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, उड़ीसा के उत्तर में, मैंने आपको बताया था अभी कि ये उड़ीसा है। इसके उत्तर में क्या है, झारखंड है। मध्य प्रदेश के पूरब में, वेस्ट बंगाल के पश्चिम में, और बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में। किसके, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। क्या है, किस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर एक बार हम फिर से समझ लेते हैं इसको, कि यहाँ पर हमारा हो गया झारखंड, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा झारखंड। ठीक है, और इसके, किसके, बिहार के, किसके, बिहार के, बिहार के ऊपर कहाँ हो गया हमारा, बिहार हो गया। तो बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है। और यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था उड़ीसा। क्या बताया था, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में क्या है, उड़ीसा, ऊपर को दिशा मैंने क्या बताई थी, उत्तर बताई थी। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। वेस्ट बंगाल के पश्चिम में, किसके, वेस्ट बंगाल के पश्चिम में। और इधर मैंने आपको क्या बताया था, इधर मैंने आपको एमपी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के पूरब में झारखंड स्थित है। इस प्रकार से इसकी लोकेशन है, और ये इस प्रकार से चारों ओर से झारखंड घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा ए क्या है, कोयला। ऑप्शन नंबर बी है डीजल। ऑप्शन नंबर सी है मोम। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ग्रीस। तो हमें पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है, हमें पेट्रोलियम से डीजल, ठीक है, डीजल, पेट्रोल। हमें पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है, हमें पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, मोम, क्या होता है, मोम, ग्रीस, क्या होता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल तो प्राप्त होगा ही, ये तो थोड़ा गलत हो गया है।
पेट्रोलियम से पेट्रोल तो प्राप्त होता ही है, ठीक है। इसमें हमें डीजल प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, और केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, और प्राकृतिक गैस जो हम घर में एलपीजी यूज करते हैं, जो हम एलपीजी यूज करते हैं, प्राकृतिक गैस, वैसलीन है जो आप ठंडों में लगाते हैं, ठीक है, वैसलीन है, तारकोल है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सभी हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं। इससे किससे प्राप्त होती हैं, ये सभी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। तो कोयला प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त नहीं होता, पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए क्या है, दीपावली। दीपावली गलत हो जाएगा, क्यों, दीपावली अमावस्या के दिन मनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। तो ये भी गलत हो जाए क्योंकि अमावस्या को मनाया जाता है। इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसी प्रकार से फोर्थ ऑप्शन है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। क्या है, गुरु नानक जयंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होली हम कब मनाते हैं, पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। रक्षाबंधन हम पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। और गुरु नानक जयंती यानी कि जब हम गुरु नानक जयंती मनाते हैं वो भी हमारी पूर्णिमा को बनती है। तो पूर्णिमा क्या होता है, तो पूर्णिमा की रात को क्या होता है, पूर्णिमा की रात को, किसकी, पूर्णिमा की रात को जो चांद होता है वो पूरा होता है। जबकि अमावस्या की रात को क्या होता है, चांद नहीं होता है, ठीक है, उजाला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो अरब सागर है उस तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन नंबर थर्ड है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। इन सबको हम चित्र के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत का मैप। क्या हो गया, भारत का मैप हो गया, जहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा अरब सागर है। यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, क्या है, यहाँ पर हमारा अरब सागर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है, बंगाल की खाड़ी, इस डायरेक्शन में क्या है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, ठीक है। तो इसमें हम राज्यों को देखते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया गुजरात। क्या हो गया, गुजरात, जो हमारा अरब सागर में लगता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, ये सभी क्या है, ये सभी अरब सागर के राज्य हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, इधर लिख लेते हैं हम, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। और क्या है, यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो ये सभी कहाँ लगते हैं, ये सभी लगते हैं अरब सागर में। कहाँ लगते हैं, अरब सागर में। चित्र को एक बार फिर से देखते हैं और समझते हैं। चित्र को एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारे अरेबियन सी के हो गए
राज्य। यहाँ पर गुजरात लगता है, महाराष्ट्र लगता है, गोवा लगता है, कर्नाटक और केरला लगते हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब अरब सागर से पूछ लिया गया है तो बंगाल की खाड़ी से भी पूछा जा सकता है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य हैं? वेस्ट बंगाल है इधर, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु, ठीक है, और क्या है, पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य लगते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंगाल की, ठीक है, ये भी क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य होते हैं लगे हुए, मैंने आपको अभी बताया, क्या था, वेस्ट बंगाल, क्या था, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तमिलनाडु, सीक्वेंस मुझे अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है मेरा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और देखते हैं और क्या क्या था, और क्या क्या था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कौन सा, उड़ीसा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो ये सभी क्या है, ये सभी राज्य जो हैं वो कहाँ लगते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में लगते हैं। जबकि अरब सागर में कौन से लगते हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित राज्यों के उस समूह को बताइए जो अरब सागर से लगता है। तो अरब सागर से क्या लगता है, तमिलनाडु, गलत, अभी हमने देखा, तमिलनाडु कहाँ से लगता है, बंगाल की खाड़ी से लगता है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं लगता, तेलंगाना नहीं लगता, उड़ीसा नहीं लगता, केरल लगता है, कर्नाटक भी लगता है, जबकि वेस्ट बंगाल नहीं लगता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। क्या होगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। और कौन कौन से राज्य मैंने आपको बताए थे, तो कर्नाटक लगता है, केरल लगता है, गुजरात लगता है, गोवा लगता है और महाराष्ट्र लगता है। क्या लगता है, महाराष्ट्र लगता है। ये सभी अरब सागर से लगते हैं, ठीक है, सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमारे देश के एक जंगल में, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, खेती की इकाई के रूप में जिसे टिन कहा जाता है, आवंटित की जाती है। यह टिन क्या होता है, यह टिन क्या होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासियों की को खेती के इकाई में, जिसे हम टिन कहते हैं, खेती की इकाई के रूप में एक टिन को प्रयोग करते हैं जो आवंटित की जाती है, इस टिन को क्या कहते हैं, इस टिन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, यह भूमि का एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 मीटर 100 मीटर 100 होती है, यानी कि 100 गुणा 100 होती है, यानी कि स्क्वायर होती, मीटर स्क्वायर होती है। थर्ड ऑप्शन है, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर बताइए, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए और इसका सही आंसर बताइए। क्या होगा कि एक जंगल या जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ खेती के इकाई के रूप में टिन का प्रयोग किया जाता है। यह टिन क्या होता है, तो इस टिन का प्रयोग हम मिजोरम में करते हैं। कहाँ करते हैं, इस टिन का प्रयोग आदिवासी मिजोरम में करते हैं। किसमें, मिजोरम राज्य में इस टिन का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मिजोरम में इस टिन का प्रचलन है। इसका भूमि मापन की स्थायी इकाई को क्या कहते हैं, टिन कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूमि मापन की स्थायी इकाई मिजोरम में
टिन कहलाती है। क्या कहलाती है? टिन कहलाती है। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बोझ, क्या होता है? इसका मतलब होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। क्या होता है? वह इकाई, मिजोरम में क्या कहते हैं आदिवासी लोग, एक इकाई होती है, ठीक है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है उसे क्या कहते हैं? उसे टिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़ यानी कि रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? वह कौन सा शहर है जहां रेत के टीले पाए जाते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है थिम्पू, ऑप्शन नंबर बी काबुल, ऑप्शन नंबर सी अबू धाबी और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बर्लिन। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए कि नीचे दिए गए शहरों में एक रेत के पहाड़ होते हैं जिन्हें रेत का हम टीला भी कहते हैं, वह किस राज्य में पाए जाते हैं? वह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं। और अबू धाबी क्या है? अबू धाबी जो है, अबू धाबी क्या है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूएई। क्या कहते हैं? यूएई। उसकी क्या है? राजधानी होती है। क्या होती है? उसकी राजधानी। व यहाँ का यह दूसरा शहर होता है जिसे अबू धाबी कहते हैं। यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण, सही कारणों को चुनिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद इसका हम आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब क्या हो गए? सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि 25 से 30 साल पहले इन कुओं से हम काफ़ी पानी भरते थे, परंतु अब ऐसा क्या कारण हो गया है कि जो कुएं हैं वो सूख गए हैं? तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहां अब नहीं है। ऑप्शन 1 देखते हैं, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहां नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पेड़ों, कुओं, आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर अब कोल तार तथा सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के जो कुएं हैं और उनके नहीं, आसपास की जो जमीन है उसको कोलतार और सीमेंट से ढक दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में अब टोटियां लग गई हैं। और चौथा ऑप्शन है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका सही आंसर बताइए आप सब लोग। सही आंसर फिर से देख लेते हैं, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर अब कोल तार और सीमेंट से ढक दिए गए हैं। यह ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लग गई हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत चालित पंप लग गए हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? आंसर बताइए सभी लोग। आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 4। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 2 4, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 2 और 4 क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं।
पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। क्या है? एक अच्छी युक्ति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं और उसके बाद इसका आंसर आप सभी लोग बताइए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं, मुद्दों और विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में नहीं रखा गया। पर्यावरण विषय में जो संकल्पनाएं हैं, मुद्दे हैं, उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में नहीं रखा गया है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? बताइए आप सभी लोग। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो बच्चे हैं, इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, वो अपने परिवेश से समग्र रूप से उसको देख सके। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ऐसा थोड़ी है कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन है, कक्षा 1 यानी कि फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए आप सभी लोग। सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में क्या किया गया? पर्यावरण, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की कक्षा में पर्यावरण विषय को ना देकर उसे भाषा और गणित के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने में। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए आप सभी लोग। इसका सही आंसर बताइए। पर्यावरण अध्ययन में जो पाठ्यक्रम है उनमें उप विषयों के स्थान पर क्या किया गया है? थीम को लाया गया है। किसको? थीम को लाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो इसका रीजन बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए इसको थीम के रूप में क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है। किसके थ्रू? एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 के अनुसार
थीम को प्रस्तावित किया गया, क्योंकि बच्चों की जो स्थानीय परिवेश के मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए हमने थीम का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य विषयों में से एक नहीं है? तो सही आंसर बताइए। इसको मैंने कल भी पढ़ाया था, मैंने आपको कल सारी थीम बताई थी, सारे चैप्टर्स के नाम बताए थे, सभी थीम्स बताई थी, उनमें कौन सी नहीं थी? उसका सही आंसर आप दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है काम और ऑप्शन नंबर 1 है काम और खेल, ऑप्शन नंबर 2 है भोजन, ऑप्शन नंबर 3 है आवास, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसी कोई थीम आपके पर्यावरण अध्ययन के विषय में नहीं दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। इसको जरूर देखें, जहाँ पर नहीं हो, आप अगर मान लो क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा और आपने देख लिया जो सही है, आपने लिया और लगा दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें, जिससे आप उसका सटीक आंसर दे सके। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पर्यावरण अध्ययन के वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्या करता है? पर्यावरण अध्ययन जो है वो वर्णों यानी कि व्याख्यानों और परिभाषाओं पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यह प्रकृति को एकीकृत करता है, बिल्कुल सही बात है। ये पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है? पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, यानी कि बच्चों को खुद से करके सीखने पर क्या करता है? बल देता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह एनसीएफ 2005 में नहीं कहा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को सक्रिय भागीदारी। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि बच्चा जो है अगर क्लासरूम में अगर एक्टिव है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? सीखेगा। निष्क्रिय होने पर वह नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बच्चों के ज्ञान को शिक्षक केंद्रित से जोड़ना, गलत बात है। बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को किताबी ज्ञान ना देकर उसको बाहरी ज्ञान से भी अवगत कराना चाहिए, यानी कि कक्षा की 4 दीवारी से बाहर भी सिखाना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी क्या है? बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना, यह ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ACD। क्या हो जाएगा? ACD। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ACD। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। बच्चों को हम किस माध्यम से जोड़ सकते हैं? कक्षा निर्देशन के माध्यम से, या किससे कहानियों के माध्यम से, पाठ्यपुस्तक का पठन कराकर, या व्याख्यान करके? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों को हम किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किससे? कहानियों में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, शुरू से ही बच्चों को क्या किया जाता है? कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चा क्या करता है? बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। चौथा ऑप्शन है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को एक बार फिर से देखते हैं। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बच्चों को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों में उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेद, यानी कि किसी दूसरे के साथ क्या करना, कंपेयर करना, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? आंसर देखने से पहले सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन क्या है? यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा ऑप्शन क्या है? यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोवैज्ञानिक कौशल का विकास करता है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। क्या होगा? AVD। क्या होगा? AVD। तो कौन से ऑप्शन में AVD है, चेक करिए। ठीक है, क्या होगा? AVC। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा AVC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यांकन समय को बर्बाद करता है, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, गलत। थर्ड ऑप्शन है यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। चौथा क्या है? यह उन बच्चों के लिए आवश्यक है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह EBS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिड डे मील भारत में कब आया था, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, केंद्र सरकार ने मिड डे मील की शुरुआत कब की थी? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील की शुरुआत 1995 में की थी। कब की थी? 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा क्या बताता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है EVS पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है स्कूल बैग का वजन कम करना। और तीसरा ऑप्शन है EVS पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। और चौथा ऑप्शन है अवोध का भार कम करने की जरूरत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल बैग का वजन कम करना। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना
क्या बताता है? तो ये बताता है कि बच्चों का जो स्कूल बैग का वजन है उसको कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में समूह यानी कि ग्रुप लर्निंग का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन क्या है? छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन नंबर बी है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना। थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या है? सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चों को सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, बाला। बाला का पूरा नाम क्या है? बाला का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश में बाला को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बाला की फुल फॉर्म क्या होती है? इंग्लिश में बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। क्या है? बिल्डिंग एड्स क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। इसमें पूछा गया हिंदी में, बताइए इसमें क्या पूछा गया है? इसमें हमें हिंदी में इसको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन है ब्रेल सहायक प्राप्त अधिगम आकलन, गलत। दूसरी है मस्तिष्क सहायक, गलत। तीसरी है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, ये भी गलत। चौथी है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास खत्म होती है। आज की क्लास में भी हमने 30 क्वेश्चन किए हैं जो हमारे कैसे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपके क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।